बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर एंड व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम रीड कर रहे हैं जिस तरह से कोई मकतल से गया नावल। तो चलिए उसकी नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ओह, तो आ गई राबेल साहिबा। वो उसके मुकाबिल आ खड़ा हुआ। कहिए कैसे गुजरी रात? वो खामोश रही। कल जब मैंने कह दिया था कि तुम मुझे हर हाल में तैयार मिलो, तो फिर घर से क्यों निकली? देखने का अंदाज भी निहायत शफ़ाफ़ व वहशियाना था। बस मेरा दिल नहीं चाहता तुम्हारे साथ कहीं भी जाने को, उसने सादा लहजे में पुरएतमाद अंदाज में कहा था। अब्दुल का जी चाहा खींच कर उसे तमाचा रसीद कर दे। तुम ये बकवास उस वक्त भी कर सकती थी जब मैंने फ़ोन पर इतला दी थी। ये पूछते हुए उसका गुस्सा आसमान को छू रहा था, जबकि वो इसे किसी भी खातिर में नहीं ला रही थी। हाँ, दे सकती थी, अगर ये यकीन होता कि तुम मेरे इनकार को मान जाओगे। जबकि उसके बरक्स तुम ये करते कि रात रात को ले जाने के बजाय तुम मुझे ज़िद और इंतकाम में आकर उसी वक्त स्कूल से ले जाते, और मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। राबेल, तुम क्या चीज़ हो? तुम क्या समझते हो खुद को? वो इस वक्त अब्दुल बारी के गुस्से से ज़रा भी मरूब दिखाई नहीं दे रही थी। इस वक्त उसे यही बात सबसे ज़्यादा चुभ रही थी। उसने राबेल को झंझोड़ डाला था। मेरे सामने बड़े बड़ों की ज़बानें बंद हो जाती हैं और तुम हो के। राबेल को लगा उसके कंधे अब्दुल बारी के हाथों से कट जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था, मैं तुम्हारी ज़रख़लीद नहीं हूँ। बीवी समझते हो तो बीवी की तरह रखो। तवाइफ या बाजारी औरत नहीं हूँ जो तुम्हारे या तुम्हारे दोस्तों के दिल बहलाने का सामान करूँ। मेरी अपनी भी एक ज़ात है, पसंद और नापसंद के मेयार हैं। जो तुम्हारी सरगर्मी और हरकतें हैं, वैसे ही अंदाज तुम्हारे दोस्तों ने भी अपना रखे होंगे। जब तुम्हें बर्दाश्त करना मेरे लिए नामुमकिन है, तो फिर और लोगों को क्यों करूं? ये बात मेरी बजाय तुम्हें समझनी चाहिए थी। और वो उसके हाथों को झटकते कई कदम दूर हटते बेखौफी से कह गई। राबेल, तुम मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हो। अब्दुल बारी का बस नहीं चल रहा था कि बेखौफी और निडर अंदाज में चलती राबेल की ज़बान को एक लम्हे में काट दे। कब आदत थी उसे ऐसे लहजे सुनने की, और ऊपर से राबेल की बातें। उस रात भी उसकी ज़बान ने इसे आउट कर दिया था। उस वक्त तो और भी बुरा हाल हो रहा था। बस राबेल बेगम, अब किसी भूल में मत रहो। बहुत ढील दी में है मैंने तुम्हें। इस घर में तुम्हें लेकर रहने पर राज़ी सिर्फ इसलिए हुआ था कि मुझे अम्मी की मोहब्बत मार गई थी, लेकिन अब तुम्हें इस घर में रखना बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे गलतियाँ करने की आदत नहीं है, कहने की बजाय अमल करता हूँ। समेट लो चीज़ें अपनी और चलो यहाँ से। अब्दुल बारी ने राबेल का बाजू थाम कर अलमारी की तरफ धकेला था। वो दीवार का सहारा लेकर खुद को गिरने से बमुश्किल बचा सकी। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, तुम मुझे कहीं नहीं ले जा सकते। पहली दफ़ा इस वक्त उसका लहजा लड़खड़ाया था। अच्छा? अब्दुल बारी चंद साने तक देखता रहा था। अब्दुल बारी के तेवर उस लम्हे में राबेल को नाकाबिले फ़हम लगे थे। ठीक है, तुम कोई चीज़ नहीं लेना चाहती तो ना सही, यूँ ही सही, चलो आओ। उसने उसकी कलाई थाम ली थी। अब नहीं बारी, इस दफ़ा नहीं, छोड़ो मुझे। उसने अपना बाजू छुड़ाने की सख्त कोशिश की थी, मगर बुरी तरह नाकाम हुई थी। मुकाबिल की गिरफ्त फौलाद की मादत सख्त थी। वो उसे लेकर बाहर निकल आया था। बारी, प्लीज़ ज़बरदस्ती नहीं करो, वो पूरी जान से चीखी थी। रास्ते में भाभी मिल गई। उस वक्त अम्मी और बाबा स्कूल में थे और फुरकान भाई ऑफिस में। कहाँ ले जा रहे हो अब्दुल तुम राबेल को? राबेल को रोते चीखते और अब्दुल को उसे खींच कर ले जाते देख कर भाभी एकदम शॉक सी आगे बढ़ी थी। हट जाइए भाभी, अब सामने से। ये समझती है मैं बहुत घटिया हूँ। इस घर की चार दीवारी के अलावा ये मेरे साथ कहीं भी महफूज नहीं, और अब मैं इसे दिखाना चाहता हूँ कि मैं किस कदर घटिया हूँ, किस हद तक गिर सकता हूँ। अब्दुल बारी का अंदाज किसी भी एहसास और रहम से आरी सफ़ा को जहर खन था। भाभी कुछ भी ना समझ सकी। राबेल फूट फूट कर रोने लगी थी। मामला क्या है? उन्होंने मुदाखलत की थी। बहुत शौक है इसे खुद को तवाइफ और बाजारी औरत बुलवाने का। इसे इसकी औकात और अपनी ज़िंदगी में क्या मकाम है बताने ले जा रहा हूँ। अम्मी आए तो बता दीजिएगा, मैं इसे अपने साथ अपने घर ले गया हूँ। एक जहर भरी नज़र राबेल पर डालकर वो फिर इसकी कलाई खींचता अपने साथ घसीटता आगे बढ़ गया। अब्दुल, बात सुनो, प्लीज़ रुको। भाभी पीछे आवाज़ें देती रह गई थी, मगर उसने कान नहीं धरा था। उसे गाड़ी में धकेल कर जन से गेट से गाड़ी निकाल कर ले गया। कितने दिनों से राबेल की तबीयत खासी ख़राब थी। कुछ बुखार था, ज़ुकाम ने अलग हालत ख़राब कर रखी थी, और ऊपर से वक्त बेवक्त के चक्कर। यहाँ आकर वो सिर्फ बीमार होकर रह गई थी। अब्दुल बारी ना सिर्फ उसे यहाँ लेकर आया था, बल्कि बाहर की दुनिया से जैसे हर तरह का ताल्लुक ही ख़त्म कर दिया था। कैद, बीमारी, अजियत, तन्हाई की सज़ा क्या होती है वो अब समझ सकी थी। अब्दुल बारी को उसके दिन ब दिन बिगड़ती हालत का ज़रा एहसास नहीं था। सब कुछ अपनी आंखों से देख कर अंधा बन जाता था।
कितनी दफ़ा उसकी मौजूदगी में वो चकरा गई थी, मगर मजाल है जो पत्थर पिघला हो। घर से अम्मी, बाबा, फुरकान भाई भाभी वगैरह सभी कितनी दफ़ा आ चुके थे। हर एक ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की थी मामले को सुलझा सकें, लेकिन अब्दुल बारी इनकी बात क्या सुनता, बल्कि उसने तो उनको राबेल से भी मिलने नहीं दिया था। वो एक कैदी बनकर रह गई थी। वो अपने सारे अफसराना हरबे शायद इसी पर आजमाना चाहता था। अब्दुल बारी के कुछ दोस्त आए हुए थे, वो इनके साथ ड्राइंग रूम में था। पहली दफ़ा तुम यहाँ नहीं थे और कुछ गड़बड़ हो गई थी। तुम्हारे महकमे ने बहुत तंग किया हुआ है, हर चौकी पर रोक कर तफ्तीश शुरू कर देते हैं। इस दफ़ा ज़रा खुद देखो कौन लोग हैं वो। बॉस का भी यही हुक्म है, तनवीर कह रहा था। उसने एक नज़र उस पर डाली और ब्रीफ केस पर, जो कि नोटों से भरा मेज़ पर रखा था। ठीक है, तुम बॉस से कह देना, काम हो जाएगा। मैं खुद जांच पड़ताल कर लूँगा, कोई मसला नहीं होगा। ब्रीफ केस बंद करके बारी ने एक तरफ रख दिया था। तनवीर मुस्कुरा दिया। मुझे यकीन था तुम इनकार नहीं करोगे। ये तो सिर्फ एडवांस है, बाकी रकम काम होने के बाद होगी। जो चाहोगे मिलेगा। तुम तो यारों के यार हो, बॉस बड़ी तारीफ़ें करता है तुम्हारी, बड़ा मकाम है तुम्हारा। अब्दुल बारी के चेहरे पर सिर्फ एक पल को मुस्कुराहट आई थी, फिर मासूम हो गई। राबेल जो इधर यूं ही निकल आई थी, दरवाजे पर ही ठिठक गई। ये चेहरे उसके लिए बिल्कुल अजनबी थे। फैसला ना कर पाई कि क्या करे, अंदर जाए या नहीं। अब्दुल बारी, सुना है यार शादी कर ली है तुमने। बड़े बेमुरवत निकले, वलीमे के लड्डू तक ना खिलाए। एक राज की बात है, सुना है लड़की बड़ी आला नस्ल की चुनी है तुमने। एक दफ़ा माजिद ने जिक्र किया था कि तुम ख्वार हो रहे हो किसी के लिए, मगर यकीन नहीं आया था तुम इस टाइप की हो भी नहीं। कहीं ये वही लड़की तो नहीं? जबार पूछ रहा था, जो तनवीर के साथ ही आया था। अब्दुल बारी के माथे पर उसके जिक्र से कुछ बल उभर आए थे, मगर वाज़ेह ना हो सके। वो सिर्फ फनकारा भर सका था। तुम्हारे वकील से पिछले दिनों मुठभेड़ हुई थी, उसी ने इंकशाफ किया था। निकाह के कागजात पहले बनवाए थे और शादी बाद में की थी। वैसे बड़े तेज़ निकले तुम, बड़े पाए का इश्क किया है तुमने। हम तो तुम्हें खुश्क मिजाज ही समझते रहे। जहाँ कहीं किसी लड़की का जिक्र है, तुम यूं पहलू बचा कर निकले कि कहीं जानते ही ना हो इस जमात को। और अब सच को तुम्हारी इस आशिकी वाली शादी ने बड़ा हैरान किया है। जब्बार ने मजीद कहा था। अब के अब्दुल बारी की पेशानी के लकीरें बहुत वाज़ेह थी। वैसे यार दीदार तो कराओ, देखें तो सही कौन है वो हूर शुमाइल जिसने हमारे यार के दिल को फ़तह कर लिया है। यूँ होश उड़ाए हैं कि अब उसे यारों की भी याद नहीं आती। अगर कभी फ़ोन करे तो रिसीव नहीं करते। राबेल को इस शख्स की बातें नाकाबिले बर्दाश्त लग रही थी। सिर्फ़ और सिर्फ अब्दुल बारी के का रद्द-ए-अमल देखना चाहती थी। यार अब्दुल बारी बुलवाओ तो सही, सुना है इस घर में रखा हुआ है तुमने इसे भी। बड़ी खूबसूरत है वो, और तो और वो तुम्हारे। बस। अब्दुल बारी जो इतनी देर से खामोश था, एकदम सोफे से उठ खड़ा हुआ, हाथ उठाकर जब्बार को रोक दिया था। वो कुछ मज़ीद बकवास कर रहा था, मगर अब्दुल बारी की चिंगाड़ पर अल्फाज हलक में ही अटक गए थे। मैं इतनी देर से अगर तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मुझे पिछली दोस्ती का लिहाज है, वरना मेरी बीवी के मुतल्लिक एक भी बात कहने वाले की इस वक्त यहाँ लाश तड़प रही होती। अब्दुल बार ने आगे बढ़कर जबार का गिरबान पकड़ लिया था, जबकि वो वहीं होठों पर हाथ रखे हक्का बक्का रह गई थी। पारी का रद्दमल उसकी तोक़ा के बरक्स था। वो कानूनी शरई तौर पर मेरी बीवी है, मैंने उसे जैसे भी हासिल किया हो वो तुम्हारा नहीं मेरा मसला है। आइंदा मेरे सामने आते हुए 100 मरतबा सोच रहा। लहजे में सफा की थी। जब्बार हिरासा हो गया था। अब्दुल बारी का रद्द-ए-अमल बहुत शदीद और गैर मुतवक्का था। यार क्या करते हो, नासमझ है, यूं ही कह गया है, अब छोड़ो भी। सूरत हाल ख़राब होते देखकर उसका दोस्त तनवीर आगे बढ़ा था। तो फिर ले जाओ इसे, आइंदा ये मुझे नज़र ना आए। समझा लेना इसे, अगर इसने मेरे मुतल्लिक़ कोई उल्टी सीधी बकवास की ना तो ज़िंदा रहने की गारंटी नहीं दूँगा। उसे झंझोड़ कर पीछे धकेल दिया था। वो सोफ़े पर जा गिरा था। अब्दुल बारी की आंखों में खून उतरा हुआ था। राबेल को लगा वो किसी भी लम्हे इन लोगों पर गोली चला देगा। वो इतना ही वहशी था। वो सहम कर पीछे हट गई थी। इससे हकीकतन अब्दुल बारी से बहुत खौफ महसूस हुआ था। तुम कूल डाउन रहो, आइंदा ऐसी कोई बात नहीं होगी, ये तुम्हें नज़र नहीं आएगा। तनवीर उसके तेवर देखकर उसे बहला रहा था। तुम जाओ यहाँ से और इसे भी ले जाओ, इसने हाथ उठाकर कहा था और रुख भी बदल गया था। तनवीर जब्बार को लेकर बाहर निकल गया था। वो कमरे में अभी भी इसी तरह साकित सी बैठी हुई थी। पाँव नीचे लटक रहे थे, दोनों हाथ गोद में थे। वो इस तरह भी अंदाज में कभी होंठ काटने लगती तो कभी उंगलियां मरोड़ने लगती। वो मुसलसल बारी के मुतल्लिक ही सोच रही थी। वो जैसा भी था, जो भी
करता रहा था। उसका जो भी रवैया था, जो भी आदत एतवार और सरगर्मियाँ थी, इन सब के बरक्स इसने आज जो भी देखा और सुना था वो कतई मुख्तलिफ था। दिल इस हकीकत पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था कि अब्दुल बारी के दिल में इसका थोड़ा बहुत एहतराम मौजूद है। वो तो सोचे बैठी थी कि ये शख्स हर जज्बे, हर एहसास से आरी हो चुका है, मगर अब आंसू आहिस्ता आहिस्ता उसके रुखसारों पर बह निकले थे। वो रोना नहीं चाहती थी, ख़ास तौर पर अब्दुल बारी के लिए तो कभी भी नहीं, मगर अब इसे अपने ऊपर इख्तियार नहीं रहा था। कुछ देर कबल देखा जाने वाला वाक़या पूरी जज़ायत के साथ इसके दिलो दिमाग पर अपने नक्श छोड़ गया था। अब्दुल बारी कमरे में दाखिल हुआ तो एकदम नज़र टिटकी। वो बेहिसो हरकत, दोनों पाँव नीचे लटकाए, दोनों हाथ गोद में रखे बिस्तर पर बैठी आंसू बहा रही थी। क्या हुआ? अब कौन मर गए हैं जिसका शोक मना रही हो? वो उसके करीब आया था, अल्फाज थे कि पत्थर। रबेल के आंसू में रवानी आ गई थी। अगर माँ बाप का शोक मना रही हो तो जितना अरसा उन्हें मरे हुए हुआ है, इसमें इंसान खुद ब खुद समझ जाता है। वो मुस्कुराते हुए इसके जख्मों को कुरेद रहा था। वो दोनों हाथों में चेहरा छुपा गई थी, न जाने कौन कौन से दुख याद दिला रहे थे। अब्दुल बारी दोनों घुटने ज़मीन पर टेक कर दो जानों उसके सामने बैठा था। वो शिद्दत से रो रही थी, पूरा वजूद हिल रहा था। जब अब्दुल बारी ने इसके चेहरे से हटा कर दोनों हाथों को अपने फौलादी हाथों में मजबूती से थाम लिया था। अगर इस बात का शौक मना रही हो कि मैं मर क्यों नहीं रहा, तो मेरी जान, तुम सिर्फ अपनी जान को नुकसान में डाल रही हो। मैं इतनी जल्दी और आसान से नहीं मरूंगा। अभी तो मुझे अपना बहुत सारा घटियापन और काले करतूत तुम्हें दिखाने हैं। अभी से कमज़ोर पड़ने लगी हो। अभी देखा ही क्या है तुमने? शाबाश, शौक मनाना बंद करो, कुछ आंसू संभाल कर रखो, शायद दुनिया को दिखाने के लिए ही सही मेरी मैयत पर बहाने पड़ जाए। राबेल के हाथों को होठों से छूते हुए दिलकश अंदाज में यूं ही थामे चेहरा ऊपर करते वो मुस्कुरा रहा था। मौत उसके लिए सिर्फ एक मजाक थी, और वो और टूट टूट कर रोने लगी। इस वक्त वो अपनी कैफियत खुद भी समझने से कासिर थे। दिल पर इख्तियार सा उठता हुआ महसूस हो रहा था। मज़ीद सितम ये था कि वो बिल्कुल सामने बैठा कितने करीब था। अब्दुल बारी की सांसों की गर्माहट, हाथों की हिद्दत और लम्स लम्स उसके वजूद को पिघलाए दे रहा था। अजीब बेकरारी ने आ लिया था। बंद करो ये तमाशा, मैं इन आंसू से पिघलने वाला नहीं हूँ। अगर तुम ये सोचे बैठी हो कि मैं तुम्हारे ड्रामे से मुतासिर होकर तुम्हें वापस उसी घर में ले जाऊँगा, तो ये तुम्हारी सख्त भूल है। अब्दुल बारी अभी इतना कमज़ोर नहीं हुआ पानी के इन कतरों में बह जाए। कंट्रोल करो खुद पर। दृष्टि से उसे डांटते उसने इसे कंधों से जकड़ते झंझोड़ डाला था। फिर उसे पीछे धकेल कर उठ कर वार्डरोब की तरफ बढ़ा। क्या पकाया तुमने? कपड़े निकालने के बाद वो खाने की बाबत पूछ रहा था। वो बमुश्किल सर उठा पाई थी। आंखें काबिले कातिल रंग हो रही थी। ऊपर से बहते आंसू किस क़यामत से कम न थे। वो नफ़े में सर हिला गई थी। कितनी कमज़ोर लग रही थी वो इस वक्त। आंखों के गिर्द नैन कटोरे मुकाबले को चारों शाने चित कर देने को काफ़ी थे। दिल को कुछ हुआ था शायद। सख्त खोल चरखा था शायद। वो झुंझला कर आगे बढ़ा था। लिबास बिस्तर पर फेंक कर वहशियाना अंदाज में उसका बाजू थाम कर मुकाबिल खड़ा किया था। कहा है ना, बंद करो ये नाटक। अभी जिंदा हूँ, जब मर जाऊँ तो जितना चाहे जी भर कर रो लेना। राबेल जानम, अभी तुम्हारा हंसना और रोना सिर्फ और सिर्फ मेरी मर्जी से होगा, समझी तुम? वो उस पर हल्के बल चिढ़ा था। बारी, मेरे दिल को कुछ हो रहा है। मुझे अपने जिस्म से अपनी रूह निकलती लग रही है। प्लीज़ बारी। वो उसके सीने पर सर रख कर और शिद्दत और ज़ब्त को बैठी थी। ये पहला मौका था कि इसने खुद आगे बढ़कर बारी की कुर्बत इख्तियार की थी। वो अभी इस हालत में जबकि जिस्म बुखार से फंक रहा था। बारी इन लम्हों में कुछ भी तो नहीं समझ पा रहा था और ना ही समझना चाहता था। बस कबूतर की तरह आँखें बंद कर लेना चाहता था। राफेल की ये दीवानगी, इसकी कुर्बत और खुद सुपुर्दगी का ये अंदाज बिल्कुल नया था। बहुत कुछ कहता हुआ था राफेल के नर्म और नाजुक वजूद की महक इंतहाई दिलकश और सहर तारे करने वाली थी कि वो अपने अंदर के इस तार और गुस्से को दबाते हुए उसके गिरहिसार खींच बैठा था। राबेल का वजूद कितना गर्म था, इसे लग रहा था जैसे आग दहक रही हो। बारी, प्लीज़ मुझे खुली हवा में जाने दो। बारी, देखो मेरा मेरा दम घुट जाएगा। उसकी शर्ट को दोनों हाथों से दबोचे वो अपने इख्तियार में नहीं लग रही थी। आंसुओं की नमी में अब्दुल बारी के सीने में एक ठंडक से उतारती जा रही। रात के लम्हों में उसका मूड काफ़ी बहाल हुआ था। यकसर बदलाता हूँ तो तुम अपना हुलिया दुरुस्त करो, फिर चलते हैं। वो जब से इसे लेकर यहाँ आया था पहली बात नरमी से की थी।
उसने बहुत नरमी से इसे खुद से जुदा किया था। राबेल खुद भी अपनी कैफियत समझने से कासिर थी। ये सिर्फ आज का वाक़या देख कर नहीं हुआ था, कितने दिनों से यही हालत हो रही थी। कितनी बार वो यूं ही छोटी छोटी बातों पर बेवजह फुट फुट कर रोने लग जाती थी। शायद आजकल बुखार और ज़ुकाम रहने लगा था, इसी वजह से हौसला कम पड़ता जा रहा था। ऊपर से उसे इस पर जान छिड़कने वाले प्यारे भी उससे दूर थे। अब्दुल बारी का सर रवैया अलग उसकी रूह घायल कर दे रहा था। वो कितने दिनों बाद टूट कर मेहरबान हुआ था, दिल को एक सुकून सा हुआ था।